नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को देखकर आपको लगता होगा बड़ी आसानी से ये सब काम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्दे के पीछे बहुत माथापच्ची हुई, दबाव का भी खेल चला, एक दूसरे पर वार प्रतिवार भी हुआ, लेकिन सब कुछ पर्दे के पीछे होता रहा और अंत में जो रिजल्ट आया वो आपके सामने है कि 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, 16 सीटों पर जदयू, 5 सीटों पर एलजेपी रामविलास, एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और एक सीट पर जीतन राम मांझी की हम पार्टी। तो आपको लग रहा होगा कि सब बड़ी आसानी से हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चालें भी चली गई। नीतीश कुमार जो चाहते थे वो सब कुछ करा लिया। एक बार फिर उन्होंने साबित किया कि बिहार की राजनीति के असली चाणक्य वही है, क्योंकि उन्होंने जिस 16 सीटों की जिद पकड़ी थी वे 16 सीट वे प्राप्त कर लिए। वे भाजपा से उस शिवहर सीट भी ले ली जो वे लवली आनंद के लिए चाहते थे, उनका भी इंतजाम कर लिया। सीतामढ़ी में जो चाहते थे वो हो गया और इसके बदले उन्होंने 2 सीटें भी छोड़ी, उपेंद्र कुशवाहा के लिए और जीतन राम मांझी के लिए। हालांकि वो चिराग पासवान पर वो नकेल नहीं कस सके, न पशुपति पारस को सेट कर सके, लेकिन नीतीश कुमार अपने पार्टी के लिहाज से वो सब कुछ करा लिया जो मैक्सिमम हो सकता था। इससे ज्यादा करने के मूड में बीजेपी अभी थी भी नहीं और वो हालात भी नहीं है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव किसके नाम पर होने हैं ये तय है और नीतीश कुमार की विश्वसनीयता अभी कैसी है ये भी सारे लोग जानते हैं। अब आइए थोड़ी बात कर लेते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान इस पूरे मामले में हीरो बनकर उभरे हैं। उन्होंने जो सीटें मांगी थी वो 7 सीटें हालांकि मांग रहे थे, लेकिन मैक्सिमम 5 सीट उन्होंने अपने खाते में ले लिए। सिर्फ 5 सीट ही नहीं ली, बल्कि अपने चाचा पशुपति पारस को साइड लाइन भी लगाया। वे उस हाजीपुर सीट को भी ले ली जिस पर वो चुनाव लड़ना चाहते थे। अपने पिता की विरासत को भी बचा लिया, जो वो कहते थे कि ये मेरी विरासत है, इसे तो मैं हर हाल में लेके रहूंगा। चिराग पासवान भी इस पूरे मामले में हीरो बनकर उभरे हैं। मुकेश सहनी का कोई तालमेल नहीं हो पाया बीजेपी से और जब सीट शेयरिंग के फॉर्मूला के तहत सीटों की घोषणा कर दी गई है तो अब ऐसा लगता है कि मुकेश सहनी अब साइड कर दिए गए हैं। एनडीए में उनके लिए कोई जगह नहीं है। मुकेश सहनी को अब दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। अब मुकेश सहनी कितने अड़े हुए थे और कितने डटे हुए थे अपनी मांगों पर, ये वो बताएंगे। लेकिन सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला निकल के आया और जो बताया गया उसके बाद ये तय हो गया कि अब मुकेश सहनी एनडीए के खेमे में नहीं होंगे, बल्कि विपक्ष के तरफ से वो लड़ाई लड़ेंगे। अब देखिए जदयू ने ऐसा क्यों किया। वो किसी भी कीमत पर 16 सीट नहीं छोड़ना चाहती थी। वो इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि अगर ऐसा होता तो विद्रोह हो जाता, क्योंकि जदयू के जो सांसद है वो नीतीश कुमार के साथ अंत तक खड़े रहे। उस समय तक खड़े रहे जब इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार थे और उन्हें एनडीए के तरफ आना था, तो जदयू के जितने भी सांसद थे उन्होंने साथ दिया, पार्टी के साथ प्रतिबद्धता दिखाई और उसका परिणाम हुआ कि वे एनडीए में आ गए। अब जदयू के सांसदों से ये वादा किया गया था कि आपको टिकट मिलेगा। उस समय जो जो लोग नीतीश कुमार के विरोध में थे उनको भी नीतीश कुमार ने धीरे धीरे किनारे लगा दिया। जैसे सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू, उनको सीतामढ़ी से टिकट नहीं मिलने जा रहा है। तो ये बात तय हो गया कि नीतीश कुमार ने उन्हें भी लगा दिया ठिकाने। अब देखिए सीट शेयरिंग तो हो गया और मुझे जो लगता है जदयू और भाजपा के जिन सांसदों का टिकट कटना था उसमें से अधिकांश लोगों का टिकट कट चुका है। वो फाइनल हो चुका है कि कौन कौन बाहर जा रहे हैं और कौन कौन रुकने वाले हैं।
क्योंकि बीजेपी भी अब नहीं चाहती कि ज्यादा बड़े स्तर पर विद्रोह हो, क्योंकि विधानसभा के मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ पिछले दिनों, उसमें जिस तरह से विद्रोह की बातें निकल कर आ रही है, 6 विधान परिषद सदस्यों को बनाया गया मंत्री और उसके बाद विधायकों की एक टोली जो विद्रोह में भाजपा के दिख रही थी अंदर अंदर ही, हालांकि, लेकिन इससे अच्छा संदेश पार्टी के लिए नहीं जाता। तो इस विद्रोह को देखते हुए और जदयू और बीजेपी मिलकर यदि 40 सीटें लड़ना चाहती है, तो ऐसा कहीं नहीं हो कि जिस सांसद का टिकट कटे वो विपक्षी पार्टी से टिकट ले ले और नुकसान कर दे बीजेपी को, या खुद निर्दलीय लड़ जाए और बीजेपी को नुकसान कर दे। तो ये कोई भी स्थिति बीजेपी और जदयू चाहता नहीं है, इसलिए उनको भी समायोजित करने की बात की जा रही है जो लोगों का टिकट कटा है। तो अब कुल मिलाकर देखा जाए तो जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी के पास ये मौका है कि अपने पुराने सांसदों को जिनको वो टिकट दे रही है, वो तो है ही, जिनका टिकट कट रहा है उनके लिए उनके पास क्या योजनाएं हैं। चुनाव चूंकि दाव पेच का खेल है, जब चुनाव में का मौका होता है तो तरह तरह के वादे भी किए जाते हैं। पार्टियां भी अपने नेताओं से वादे करती है, नेता जनता से वादा करती है। तो अब ये देखना है कि इन पार्टियों का क्या असर रहता है अपने नेताओं पर, किन किन को वो रोक पाती है। क्योंकि देखिए, काराकाट से महाबली सिंह का टिकट जदयू ने काट दिया है, उसी के जगह पे उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया गया है। इसके बाद गया से विजय कुमार माझी का टिकट कट चुका है, क्योंकि यहाँ से जीतन राम माझी चुनाव लड़ेंगे, वो पार्ट हमको चला गया है। शिवहर से बीजेपी ने रमा देवी का टिकट काट दिया है, और नवादा सीट जब बीजेपी को चली गई है तो यहाँ से चंदन सिंह का टिकट लगभग कट चुका है। तो अब वे किस पार्टी से आएंगे, सूरजभान सिंह को मैनेज कैसे किया जाएगा, या सूरजभान सिंह इंडिया गठबंधन के तरफ से उनके भाई जो हैं वो प्रत्याशी होंगे, ये सब अभी देखना बाकी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जदयू और एनडीए की रणनीति कैसी बनती है, कैसे अपने लोगों को अपने पास रोक पाते हैं, इसके लिए अब आगे की लड़ाई चल रही है। जैसे प्रत्याशियों की लिस्ट आती है, जदयू, भाजपा, लोजपा, तो वो हम आपको बताएंगे। चिराग पासवान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे अपनी पार्टी में अपने सांसदों का चयन वो खुद करेंगे। जदयू भी लगभग अपने सभी सांसदों का टिकट जो जहां से है उसमें एडजस्ट करने का प्रयास कर रही है। मैंने पहले भी बताया है कि बीजेपी के भी अब अधिकांश सांसद वो रहेंगे जो चुनाव लड़े थे। कुछ जगहों पे बातचीत चल रही थी, तो उन जगहों पे देखना है कैसे एडजस्टमेंट होता है और कैसे क्या होता है। तो फिर हम आपको इसी तरह और खबर भी देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।